भाग 5 संसद अनुच्छेद 79 से 122 अनुच्छेद 79 संसद का गठन। भारत में एक संसद होगी जिसमें शामिल होंगे राष्ट्रपति और 2 सदन, राज्यसभा, उच्च सदन, लोकसभा, निम्न सदन। संसदीय प्रणाली यूनाइटेड किंगडम वेस्टमिंस्टर मॉडल से ली गई। नए संसद भवन की थीम लोकसभा में मोर और राज्यसभा में कमल। लोकसभा पहली बैठक 13 मई 1952 में। गठन 17 अप्रैल 1952। इसे जनता का सदन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी नाम 1954 में अपनाया गया। इसके अध्यक्ष सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा पहली बैठक 13 मई 1952 में। गठन 3 अप्रैल 1952। इसे राज्यों की परिषद, स्थायी सदन 1954 में अपनाया गया। हिंदी नाम राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसे वरिष्ठों का सदन भी कहा जाता है। राष्ट्रपति सदन का अभिन्न अंग है। कोई भी विधेयक उसकी स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। कुल सदस्य अधिकतम 250, 238 निर्वाचित सदस्य, 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के क्षेत्र में राज्यसभा की वर्तमान सदस्य संख्या 245, 233 निर्वाचित, 12 मनोनीत, 5 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर, अक्साई चीन आदि के लिए रिक्त। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के माध्यम से होता है। नोट: राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश में 31 सीटें, सिक्किम, गोवा जैसे छोटे राज्य एक सीट। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड से लिया गया। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। कुल सदस्य अधिकतम 550, 530 राज्य से, 20 केंद्र शासित प्रदेश से। वर्तमान सदस्य संख्या 543 निर्वाचित सदस्य। लोकसभा में प्रतिनिधित्व नागरिकों द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली से होता है। 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था। इस प्रावधान को बाद में 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से हटा दिया गया। क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में हरा कालीन क्यों होता है और राज्यसभा में लाल कालीन क्यों होता है? हरा कालीन दर्शाता है कि भारत एक कृषि भूमि है और यहाँ के लोग जमीनी स्तर से चुने जाते हैं। लाल रंग शाही भव्यता का प्रतीक है और स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किए गए बलिदानों और भारत के लिए स्वतंत्रता हासिल करने के लिए उनके द्वारा बहाए गए खून का प्रतीक है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। प्रत्येक जनगणना 10 साल के बाद जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों को विभाजित करने के लिए परिसीमन आयोग की स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण परिसीमन अधिनियम। पहला परिसीमन अधिनियम 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में। प्रमुख संशोधन। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक सीटें तय की गई। 84वें संशोधन अधिनियम 2001 परिसीमन आयोग पर रोक 2026 तक बढ़ा दी गई। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मामूली समायोजन। 2001 की जनगणना के अनुसार परिसीमन का अर्थ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा या परिसीमाएं तय करने का कार्य या प्रक्रिया है। किसी विशेष राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए उस विशेष राज्य का मतदाता होना आवश्यक शर्त 2003 में समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 83 सदस्यों की अवधि। राज्यसभा सदस्य स्थायी निकाय विघटन के अधीन नहीं। 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष। आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव होना अनिवार्य। अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष और
लोकसभा में न्यूनतम आयु 30 वर्ष, राज्यसभा में और लोकसभा में 25 वर्ष। सदन का निर्धारित अन्य योगदान अनुच्छेद 85% की सलाह पर सदन के सत्र, सत्रावसान और विघटन। संसदीय सत्र राष्ट्रपति द्वारा बुलाया गया बजट सत्र फरवरी से अप्रैल, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त, शीतकालीन सत्र दिसंबर। नोट सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा विघटन, राष्ट्रपति द्वारा स्थगन, पीठासीन अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगन, पीठासीन अधिकारी द्वारा अगले सत्र की तारीख तक किए गए सत्र बैठक समाप्त कर दी जाती है या सत्रावसान से ठीक पहले होता है। सदन में स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है तथा इसे स्वीकार करने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कुछ अन्य संसदीय प्रस्ताव प्रक्रियाएं। समापन प्रस्ताव सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को समाप्त करने के लिए किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव यह सदन में किसी सदस्य द्वारा सार्वजनिक महत्व के मामले पर मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए पेश किया जाता है। व्यवस्था का प्रश्न यह तब उठाया जाता है जब सदन की कार्यवाही प्रक्रिया के सामान्य नियमों का पालन नहीं करती है। व्यवस्था के प्रश्न पर किसी बहस की अनुमति नहीं है। निंदा प्रस्ताव कारण बताना होगा। किसी व्यक्ति, समूह या पूरी परिषद के खिलाफ प्रस्ताव लाया जा सकता है। कुछ विशिष्ट नीतियों, कार्रवाइयों को लक्षित करने के लिए यदि पारित हो जाता है तो त्यागपत्र देने की आवश्यकता नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव कोई कारण आवश्यक नहीं, केवल संपूर्ण परिषद के विरुद्ध ही प्रस्ताव लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद में लोकसभा के बहुमत समर्थन का परीक्षण करने के लिए यदि पारित हो जाता है तो त्यागपत्र अनिवार्य है। प्रश्नों के प्रकार तारांकित मौखिक प्रश्न, उत्तर, पूरक प्रश्न हो सकते हैं। तारांकित लिखित उत्तर आवश्यक कोई पूरक प्रश्न नहीं हो सकता। अल्प सूचना 10 दिन पहले सूचना दी जानी चाहिए। प्रश्न निजी सदस्यों से भी पूछा जा सकता है। निजी सदस्य वह है जो मंत्री नहीं है। 11 बजे प्रारंभ। सत्र की दिनचर्या 11 बजे प्रारंभ, 11 से 12 प्रश्नकाल, 12 से 1 शून्यकाल। दिन का कार्यसूची तय की जाती है। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति का संबोधन और संदेश भेजने का अधिकार। राष्ट्रपति किसी भी सदन या दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित कर सकते हैं। राष्ट्रपति लंबित विधेयकों या अन्य मामलों के बारे में संदेश भेज सकते हैं। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति दोनों सदनों को संबोधित करते हैं। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है। अनुच्छेद 88 मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। किसी भी सदन में बोलने का अधिकार, लेकिन केवल उसी सदन में वोट दे सकते हैं जिसके वे सदस्य। महान्यायवादी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार के बिना लोकसभा, राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। संसद के पदाधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। सभापति भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। उपसभापति राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाहक सभापति के रूप में कर्तव्यों का पालन करता है। वह राज्यसभा का सदस्य है। जब सभापति सदस्य की अध्यक्षता कर रहा होता है तो वह सदन के किसी भी अन्य सदस्य की तरह होता है। अनुच्छेद 90 अवकाश, त्यागपत्र,
उपसभापति का हटाया जाना। त्यागपत्र। सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के कुल सदस्यों के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जाना। प्रभावी बहुमत बराबर सदन की कुल सदस्यता का बहुमत माइनस रिक्तियाँ। अनुच्छेद 91 उपसभापति की शक्ति और कर्तव्य। उपसभापति सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। यदि सभापति और उपसभापति दोनों के पद रिक्त है तो राष्ट्रपति राज्यसभा के किसी भी सदस्य को यह कर्तव्य निभाने के लिए नियुक्त कर सकते हैं। यदि सभापति और उपसभापति दोनों अनुपस्थित हो तो सभापति द्वारा नियुक्त उपसभापतियों के पैनल में से कोई एक सदस्य सदन की अध्यक्षता करता है। यह प्रावधान संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं है। पी.टी. उषा राज्यसभा के उपाध्यक्षों के पैनल में नियुक्त होने वाली पहली महिला है। अनुच्छेद 92 सभापति और उपसभापति को उनके हटाए जाने के दौरान अध्यक्षता न करना। वे कार्यवाही में भाग ले सकते हैं लेकिन अपने स्वयं के निष्कासन प्रस्ताव के दौरान अध्यक्षता नहीं कर सकते। प्रथम दृष्टया मतदान कर सकते हैं लेकिन बराबरी की स्थिति में नहीं। निर्णायक मत पीठासीन अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस मामले में सभापति को वोट देने का अधिकार नहीं है क्योंकि वह राज्यसभा के सदस्य नहीं है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्यों द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, पहले उपाध्यक्ष M.A. अयंगर। वर्ष 2019 के बाद से कोई उपाध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। अनुच्छेद 94 लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अवकाश। त्यागपत्र। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाया जाना। इस्तीफा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्यागपत्र देता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को निष्कासन। प्रभावी बहुमत से नए अध्यक्ष के निर्वाचन होने तक अध्यक्षता जारी रहती है। लोकसभा भंग होने के बाद वह तुरंत इस्तीफा नहीं देते हैं तथा नवनिर्वाचित लोकसभा की बैठक होने तक अपने पद पर बने रहते। अध्यक्ष के चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है और उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथि अध्यक्ष द्वारा तय की जाती है। अनुच्छेद 95 कर्तव्यों का पालन करने की शक्ति। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करते। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए नियुक्त कर सकते। यदि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त अध्यक्षों के पैनल का सदस्य अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 96 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनके हटाए जाने के दौरान अध्यक्षता न करना। नोट। उपाध्यक्ष अध्यक्ष के अधीनस्थ नहीं होते। अनुच्छेद 97 वेतन और भत्ते। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन संसद द्वारा तय किए जाते हैं। अनुच्छेद 98 संसद का सचिवालय। प्रत्येक सदन का अपना अलग सचिवालय कर्मचारी होता है। सचिवालय की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा। संसद के प्रत्येक सदन का हर सदस्य सदन की बैठक में स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा करता है। प्रोटेम स्पीकर सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अस्थायी रूप से नियुक्त सबसे वरिष्ठ सदस्य। अनुच्छेद 100 सदनों में मतदान और कोरम गणपूर्ति। 100 का एक अध्यक्ष और सभापति पहली बार में मतदान नहीं करेंगे लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 100 का 3 कोरम कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए सदन की कुल संख्या का न्यूनतम 1/10वां हिस्सा आवश्यक है। अनुच्छेद 100 का 4 यदि कोरम पूरा नहीं होता है तो पीठासीन अधिकारी द्वारा सदन स्थगित कर दिया जाता है। अनुच्छेद 101 सीटों का रिक्त होना। 101 का 1 कोई भी व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अनुच्छेद 101 का 2 कोई भी व्यक्ति विधानमंडल एवं संसद दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। अनुच्छेद 101 का 3 अनुच्छेद 102 के अनुसार
सदस्यों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अनुच्छेद 101(3)(a) कोई सदस्य अपनी सीट अध्यक्ष या सभापति को सौंप सकता है। अनुच्छेद 101(4) यदि संसद के किसी भी सदन का कोई सदस्य बिना अनुमति के 60 दिनों की अवधि तक अनुपस्थित रहा तो सीट रिक्त घोषित कर दी जाएगी। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1991 2 साल से अधिक समय तक जेल में रहने पर अयोग्यता हो जाती है। अनुच्छेद 102 सदस्यों के लिए अयोग्यता। कोई व्यक्ति सदस्यता के लिए अयोग्य होगा यदि वह संघ या राज्य क्षेत्र के अधीन लाभ का कोई पद धारण करता है, वह किसी सक्षम न्यायालय या द्वारा घोषित किया गया मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, वह अनुमोदित दिवालिया है, वह भारत का नागरिक नहीं है, उसने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ली या किसी विदेशी राज्य की प्रति निष्ठा रखता है। अनुच्छेद 102 का 2 10वीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्यता दल बदल निम्नलिखित आधारों पर निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल होते हैं। दूसरा, मनोनीत सदस्य अपने नामांकन की तिथि से 6 महीने के पश्चात राजनीतिक दल में शामिल होते हैं यदि वह अपनी पार्टी के निर्देश के विपरीत मतदान करता है। यदि सदस्य स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता छोड़ देता है जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है। अपवाद: जब किसी दल के 2/3 सदस्य दल छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हो जाते हैं तो यह अयोग्यता नहीं मानी जाती। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत दल बदल के तहत अयोग्यता के संबंध में अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि हो तो होलोहान बनाम जाचिल्हू मामला दल बदल के तहत अयोग्यता के मामले में नागरिकता अधिनियम के अंतिम निर्णय की समीक्षा कर सकती है। अनुच्छेद 103 अयोग्यता के प्रश्नों पर निर्णय